अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सवाल को विपक्ष बार बार उठा रहा है। और भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाले लगातार इस बात का सार्वजनिक तौर पर उत्तर दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का प्रश्न अभी भी यथावत वैसे ही खड़ा है, वहीं खड़ा है जहां पहले दिन खड़ा था कि भाई सीज फायर क्यों हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जमीन से बिल्कुल साफ अंदाज में, बिना किसी किंतु परंतु के, इफ वट के, साफ साफ कहा मंच से, माइक से, ताकि पक्ष भी सुने, विपक्ष भी सुने, पाकिस्तान भी सुने, ट्रंप भी सुने, कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया, इसलिए सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर स्वीकार किया। आज बिल्कुल साफ शब्दों में, कोई भूमिका नहीं, कोई प्रसंग नहीं, स्पष्ट रूप से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, उस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहरा दिया। अब सवाल ये कि क्या विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद अपने इस सवाल को नेपथ्य में रखेगा, और अगर नहीं तो फिर प्रधानमंत्री से बड़ी शख्सियत कौन हो सकता है जो इस पर उत्तर दे। प्रधानमंत्री का उत्तर अंतिम होना चाहिए। और भारत के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, ये भी दिख रहा है। ये भी आज कानपुर में प्रधानमंत्री के भाषण से दिखा, और पिछले 2 दिनों से रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं उसको भी इसी सीक्वेंस में रखिए, तारतम्य में रखिए, तो हमको, आपको, सबको समझ में आएगा कि भारत के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ा पक रहा है। मोदी के मन में कुछ चल रहा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे दुश्मनों को समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। राजनाथ जी, देश के रक्षा मंत्री, कह रहे हैं कि अभी जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए, उसको राजनाथ जी बता रहे हैं ये वार्म अप एक्सरसाइज है भारत की,
सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज, असली तो आगे होगी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की तो वो कार्रवाई होगी। ये तो सिर्फ होता ना कि वर्जिश करने से पहले थोड़ा शरीर को हिला डुला लो, वार्म अप एक्सरसाइज, तो उसको बताया वार्म अप एक्सरसाइज। जब वार्म अप एक्सरसाइज इतनी भारी है कि पाकिस्तान की कमर टूट गई, उसकी वायुसेना 5 साल पीछे चली गई, तो जब फुल फ्लेजेड कार्रवाई होगी तो उसका मंजर क्या होगा, ये समझने की बात है। और भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के समापन की घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री भी कह रहे, रक्षा मंत्री भी कह रहे, गृह मंत्री भी कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी पाकिस्तान किसी गफलत में ना रहे कि उधर जैसा पूर्व में वो करता रहा है कि भारत का गुस्सा ठंडा हो गया होगा फिर कोई उपद्रव कर दे। नहीं, इस बार चेतावनी बड़ी है और कड़ी है, साफ है कि हमने हथियार अंदर नहीं रखे हैं। हथियार शांत हैं, लेकिन हैं वहीं जहां उनको होना चाहिए। हमारी सामरिक तैयारी वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। हम बैरकों में विश्राम करने नहीं गए। भारत की सैन्य शक्ति, भारत की सैन्य शक्ति पूरी ताकत के साथ अभी भी उसी सन्नद्धता के साथ खड़ी है जैसी ऑपरेशन सिंदूर के समय खड़ी थी। और आज प्रधानमंत्री ने एक भावुक दृश्य ये भी रहा कि आज उन्होंने कानपुर में शुभम द्विवेदी, जो पहलगांव में हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसमें जो शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी, उनके परिवार से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने। ये जो परिवार के किसी सदस्य के चले जाने से जो रिक्तता पैदा होती है उसको तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिले, उनके कंधे पर हाथ रखे, उनके साथ सांत्वना दे, उनको सांत्वना दे, संवेदनाएं अपनी दे, तो इससे उस परिवार को लगता है कि हां, देश हमारे साथ खड़ा है, राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है, हम अकेले नहीं हैं, देश अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। प्रधानमंत्री का अर्थ क्या, यही ना, प्रधानमंत्री देश का चेहरा है। प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं, इसका मतलब देश आपके साथ खड़ा है। ये भाव अच्छा लगा मुझे भी, और देश को भी अच्छा लगा होगा, और शुभम द्विवेदी के परिवार को भी अच्छा लगा होगा। ऐसा होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि शुभम द्विवेदी के परिवार से इस घटना के दूसरे ही तीसरे दिन मिलने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, और वहीं उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, सिंदूर। योगी जी ने, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, हम उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे, उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वहीं से सिंदूर शब्द को इस पहलगाम हमले से संबद्ध होते हमने देखा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मेरी देह में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो उसके बाद से तो पूरे देश में सिंदूर ही सिंदूर हो गया। अब सिंदूर भारत की सामर्थ्य की, भारत के साहस का प्रतीक भी बन गया। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे घटनाक्रम पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष सरकार की बात को स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार कि सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ही हुआ। पहली रिपोर्ट देखिए। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है
जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और नहीं उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा।
जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, मुश्किल ये प्रधानमंत्री बोल रहे, रक्षा मंत्री बोल रहे, गृह मंत्री बोल रहे, विदेश मंत्री बोल रहे, विदेश मंत्रालय बोल रहा, मंच पर बोल रहे, माइक पर बोल रहे कि सीज फायर कैसे हुआ। लेकिन हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं। अब भारत में प्रधानमंत्री से बड़ा वचन तो कोई नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कहा ही स्वीकार्य होना चाहिए कि युद्ध विराम कैसे हुआ इस पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष अभी भी इस बात से सहमत नहीं। सरकार का उत्तर आता रहता है लेकिन उसका प्रश्न यथावत खड़ा रहता है। बोले ना, ये बताओ सीज फायर कैसे हुआ। अरविंद जी, ये अंताक्षरी कहां तक जाएगी? देखिए अमिताभ जी, यदि प्रश्न इस आशय से पूछा जाए कि उत्तर जो आएगा उसको हम स्वीकारेंगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन प्रश्न ही केवल इस आशय से पूछा जाए कि कुछ भी हो जाए इस प्रश्न पर ही टिके रहना है और बारंबार प्रश्न पूछते रहना है और इस प्रश्न के आधार पर राजनीति करना है, तो फिर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एस जयशंकर के बात को बतंगड़ बनाया गया और उन्होंने कहा एट स्टार्ट, मतलब जैसे ही अटैक किया उसके बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि आतंकवादी शिविरों को हमने केवल टारगेट किया है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं किया है, और इसके बाद आप नहीं सुधरेंगे तो आपको भी टारगेट करेंगे। लेकिन उसको बतंगड़ क्या बनाया गया कि आपने पाकिस्तान को सूचना दे दी। चलो, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया, हमारे सेना ने उस क्लियरेंस दिया और विदेश मंत्री ने भी बोला। लेकिन चूंकि राजनीति चमकानी है इसलिए बारंबार ये बात पूछा जाता रहा। और ये बात कौन लोग पूछ रहे हैं? ये बात वे लोग पूछ रहे हैं, और अच्छा है कांग्रेस से यहाँ विवेक नारायण जी हैं, मैं उम्मीद करूंगा जवाब देंगे तथ्यों और फैक्ट के आधार पे। पूछने में नंबर 1 कांग्रेस है। और कांग्रेस कौन है? जिसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता है। आज तक इन्होंने वो पेपर सार्वजनिक नहीं किया, क्या समझौता है। प्रश्न वो पार्टी प्रमुखता से पूछ रही है जिसका नेता जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी अरुणाचल में, तो चोरी चोरी चुपके चुपके उस समय के तत्कालीन चाइनीज राजदूत से मिलने गया था। और जब ये खबर आई तो उसने खंडन किया कि मैं नहीं मिला हूं, और जब साक्ष्य दिया गया तो उसने कहा कि इसको मिलने में बुराई क्या है। प्रश्न वो व्यक्ति पूछ रहा है जिस पर गंभीरतम आरोप है कि जब इस देश में पुलवामा हुआ उसके पहले उसने लंदन में आईएसआई के चीफ से मिला था। आईएसआई के चीफ से क्या मीटिंग थी, उस पे हाँ या ना, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। उस व्यक्ति ने कोई उसका खंडन जारी नहीं किया है। प्रश्न वो नेता पूछ रहा है और उसकी पार्टी पूछ रही है जो विदेशों में जाकर कहता है, ये रिकॉर्ड पर है, कि चाइना एक उदार राष्ट्र है और भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं है। तो इस देश के जनता को यह भी देखना चाहिए कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कौन है और प्रश्न पूछने वाला का भारत के दुश्मन देशों से क्या याराना है और क्या नाता है, क्या रिश्ता है। मेरे ख्याल से ठीक है अरविंद जी, मेरे ख्याल से विवेक जी ने सुना होगा आपने जो कुछ कहा। विवेक जी, मंच पर माइक पर प्रधानमंत्री बोल रहे, अब प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रामाणिक बात तो किसी की नहीं मानी जा सकती कि युद्ध क्यों रुका। अच्छा लगे तो भी प्रधानमंत्री की ही बात अंतिम, और बुरा लगे तो भी नहीं। और किसकी मानेंगे? गुड्डू पान वाले की बात तो चलेगी नहीं भाई, प्रधानमंत्री की ही बात माननी पड़ेगी ना। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। आपने पूछा कि सीज फायर कैसे क्यों किया, उन्होंने बताया, मंच से बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया इसलिए हमने सीज फायर किया, और साथ में यह भी बता दिया कि गिड़गिड़ाने वाले यह भी ख्याल रखे कि हमने सीज फायर किया है, ऑपरेशन खत्म नहीं किया। विवेक जी,
प्रधानमंत्री के बोलने के बाद तो आपको ये स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था कि ठीक है, हम संतुष्ट हुए। नहीं, अब कौन जवाब देगा प्रधानमंत्री की बात? भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यालय प्रमुख के बयान से आप सहमत होंगे नहीं? विवेक जी, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उसको अंतिम वाक्य माना जाना चाहिए। आपकी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का यह भी दायित्व है कि आज जो आप कह रहे हैं कि माइक से कह रहे हैं, तमाम सब बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष उससे सहमत नहीं है। तो आज सवाल है कि लोकतंत्र के दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज अगर विपक्ष सहमत नहीं है तो आज विपक्ष की मांग पे पार्लियामेंट का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं वहां बहस करी गई? क्यों आपने विपक्ष के आपने सवालों के जवाब दूर नहीं करे? आप माइक पे बात करते हैं, आप रेडियो में बात करते हैं। विवेक जी एक मिनट, मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन बुला ले तो मान लेंगे, ये बात आपका ये जनता सब देख रही है। दूसरी बात अमिताभ जी है कि आप बात करते हैं कि पूर्ण विराम सीज फायर क्यों हुआ। अमेरिका ने कम से कम 10 बार ये बात कही है बार बार कि हमारे ट्रंप ने कहा कि हमने बीच में दोनों को राजी किया ट्रेड वार को बचाने के लिए या ट्रेड को लेके, ये बार बार कह रहा है। और अभी 2 दिन पहले अमिताभ जी, आपको तो हमसे ज्यादा खबर होगी कि कोर्ट में जब ट्रंप के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उसके लिए कोर्ट ने मना किया टैरिफ को लेके, वहां भी उन्होंने जो अपने दाखिल किया उसमें भी लिखा है कि हमने दोनों पक्षों को समझाया और हमारे कहने से वो मान गए। और तब भी प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका का नाम एको बार नहीं लेते हैं कि अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है। आज अमेरिका के ट्रंप कहते हैं कि मोदी हमारे मित्र हैं और पाकिस्तान हमके नेता बहुत महान नेता हैं। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान की क्या तुलना। आज भारत और पाकिस्तान को ट्रंप एक ही तराजू पे रख रहे हैं, एक्शन करके कर रहे हैं। आज कहीं इसका कोई जवाब खंडन हुआ कहीं? आप ये आज देश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष ये जानना चाहता है। आप कहते हैं सीज फायर, आपने सेना, अगर आप सेना के भी होते, सेना का मनोबल भी देखते, तो आप सीज फायर आपने किससे पूछ के किया, किन शर्तों पे किया? आज तक देश को मालूम हुआ? ठीक है विवेक जी, इंतजार कर रहा है इस बात का है कि आपने सीज फायर क्यों किया? आपने ये ठीक है विवेक जी, आपने जी ठीक है। सिंदूर की आप बात करते हैं, आते हैं सिंदूर की बात अगर आप कर रहे हैं, सिंदूर की बात भी बताएंगे कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और सनातन सिंदूर कौन लेके जाता है? सिंदूर अमिताभ जी पत्नी का भाई भी नहीं ले। ठीक है आप विवेक जी, अब रुक जाइए, कैसी बात हो गई? ठीक विवेक जी, अब रुकना होगा। देश की सबसे बूढ़ी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि सीज फायर सरकार ने किससे पूछ के किया। अरे वो सरकार में इसीलिए बैठाए गए कि निर्णय करें। गजब बात है, बोले पप्पू इमरती वाले से नहीं पूछा, उसको क्यों नहीं बुलाया, लोकतंत्र है। अरे क्यों पूछेंगे? अरे विवेक जी अब रुक जाओ, ये थेथरई से बचो सब लोग। पूर्व के लोग जानते थेथरई क्या? अशोक जी रुकिए। जब ताशकंद में समझौते का फैसला हुआ, विवेक जी रुक जाओ, तो किससे पूछा था, किससे मीटिंग की थी, किससे मीटिंग की थी? अरे रुको, आप लगातार बोलोगे सुन क्या पाओगे, फिर समझ ही नहीं पाओगे। किससे पूछा, किससे मीटिंग की थी? दिखाओ मीटिंग का कागज। 71 में जब समझौते पर गई सरकार, किससे पूछा था? गुड्डू से कि पप्पू से? किससे पूछा था? दिखाओ कागज। नहीं ना। 48 में किससे पूछा था? बोले नहीं हम नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम सरकार में होगे तो हमसे पूछोगे। बोले क्यों? बोले हम रंगबाज हैं, हम पुराने जमींदार हैं। ऐसा नहीं होता भैया, लोकतंत्र में जमींदारी काहे की? वो तो शरद पवार ही कह चुके कि कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि जमींदारी खत्म हो गई उसकी। हम नहीं कह रहे, पवार साहब कहते हैं। लेकिन आपको अभी भी ये लगता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे क्यों पूछेंगे? आपने ऐसा कोई नजीर रखी कि जब आप सरकार में हो तो पूछे? नहीं ना। तो आप फैसला खुद किए, दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे भैया? जैसा बोया वैसे ही काटोगे महाराज।
किसी ने पूछा हो तो कागज रख दो देश के सामने। हम आपके पक्ष में खड़े होकर तर्क करेंगे कि सरकार को कांग्रेस से पूछना चाहिए था। कांग्रेस जब सरकार में रही उसने पूछा क्या? नहीं। इमरजेंसी लगाई, किसी से पूछा? नहीं। समझौता किया शिमला में, किसी से पूछा? नहीं। तो विवेक जी ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। होता इसीलिए लोग कहते हैं जब अपना वक्त अच्छा हो तो उदार रहिए, तो बुरे वक्त में लोग मदद करते हैं, और जब अपने वक्त में रंगबाजी किए तो बुरे वक्त में कोई क्यों पूछेगा? बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप भी रंगबाजी कम तो किए नहीं, अब फंस गए तो ठीक है। धर्मेंद्र जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि हमको ट्रंप ने क्या, विवेक जी ने आधी बात बताई। ट्रंप ने जो हलफनामा दिया वहां अपने कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने इस बात पर भी ट्रंप को खारिज किया कि आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। समझ रहे? कोर्ट ने भी खारिज कर दिया क्या? लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप हमारे मौसी के लड़के हों क्या? उनकी बात पूरा भरोसा है, और जिसको हमने वोट से चुना बोले ना झुट्टा, इनकी बात नहीं मानेंगे। बोले हम तो ट्रंप चाचा की मानेंगे। ट्रंप रिश्तेदार हैं, भारत की जनता ने ट्रंप को चुना है। भारत के मामले में ट्रंप की बात को हम अंतिम क्यों मानेंगे? किस लिए मानेंगे? ट्रंप की बात पर अमेरिका वाले भरोसा नहीं कर रहे, और यहां आप लोग छत पे चढ़े जा रहे हो उनके उत्साह में। धर्मेंद्र जी। बिल्कुल, नमस्कार अमिताभ जी और आप पैनलिस्ट साथी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, ट्रंप हमारे रिश्तेदार है नहीं, ना हो सकते हैं। जब अमेरिकी उनकी बात पे विश्वास नहीं करते तो हम क्यों करें? लेकिन यही है, जब विपक्ष कहता था तो यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं मानते थे। प्रधानमंत्री जी तो उनको अपने जुड़वा भाई की तरह लेके चलते थे, माय फ्रेंड ट्रंप प्रचार करने तक चले जाते थे। आपने बड़ा सही बात बताया। ये चीज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ गए होते तो इन परिस्थितियों का सामना ही न करना पड़ता। दूसरी बात, अमिताभ जी ठीक बात आपने कहा कि ट्रंप की बात हम क्यों माने, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष है, अगर एक बार प्रधानमंत्री जैसे एस जयशंकर जी ने क्या कहा था, उसी तरह एस जयशंकर जी ने कहा था, देखिए मैं उनका बयान हिंदी में बता दूं, यह स्पष्ट है कि गोलीबारी बंद करना कौन चाहता था। हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त कर लिया। विदेश मंत्री ने कहा चूंकि लक्ष्य प्राप्त हो गए थे इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से रुख अपनाया, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना और सेना के पास यह विकल्प है कि सेना अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप न करे, और वो नहीं माने, बाकी अपनी बातें पूरी किया। तो यह बात यदि जयशंकर जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, तो इसका खंडन भी हमारे विदेश मंत्री को करना चाहिए था, जो आप किया। आपने कह दिया और उसके बाद पीसी और ट्वीट उनसे करा रहे हैं। आपने साहब जैसे डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन रिसीव किया तो आप कह भी सकते थे, एक आपका छोटा सा ट्वीट कोई अफसर कर देता कि वी रिसीव ए कॉल फ्रॉम पाकिस्तान डीजीएमओ, तो हमको तो कम से कम विश्वास रहता। जब पूरे देश में माहौल इस तरह का था और ट्रंप ट्वीट कर दिया कि जो है वो पाकिस्तान और भारत से हमारी बात हो गई, 24 घंटे के मेहनत के बाद अब दोनों सीज फायर करने जा रहे हैं, अचानक पूरा देश भौचक्का, और उसके बाद आप भी तैयार हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल ये सही बात है। देखिए सच तो ये है अमिताभ जी कि कम से कम एक बैठक हम लोगों की नहीं, आप चलो विपक्ष से आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्वदलीय बैठक पहले किए थे, क्या बात हुई, कैसे बात हुई, सबने आपको समर्थन दिया। चाहते तो आप बुला सकते थे, नहीं बुला सकते थे तो तीनों सेनाओं के कमांडर्स जिनकी उपस्थिति में, जिनकी बार बार मीटिंग के बाद आपने जो फैसला लिया होगा, कम से कम एक औपचारिक बैठक की, ये परिस्थितियां बन गई, ये होना चाहिए, करना चाहिए था। खैर उस पर नहीं थे। इतिहास को बार बार क्यों कुरेदते हैं? इतिहास कुरेदिए, पढ़िए, लेकिन इतिहास में हुई कमियों से सीख करके हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि इतिहास की कमियों को ढाल की तरह हम प्रयोग करें कि हमने ये गलती किया है, क्योंकि इतिहास में भी गलती हुई इसलिए मैं करूंगा बार बार। अरे इतिहास में गलती हुई और हम जैसे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं और उस गलती को जानते हैं, तो कम से कम समय की मांग है कि उस गलती को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी। अशोक पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन दो बात कहूं, इतिहास की गलती कोई नहीं बता रहा। हम कांग्रेस को ये बता रहे थे कि जैसा भैया बोए हो वैसे नहीं काटोगे। आपने किसी को बुलाया था कि हम जा रहे हैं भुट्टो के साथ समझौता करने, समझौता ड्राफ्ट दिखाया था, गुड्डू को, पप्पू को, रामलाल को, श्यामलाल को, किसी को दिखाया था? नहीं ना।
तो उसी वोट से आप चुने गए जिस वोट से मोदी चुने गए। अब कह रहे हो आप फॉरवर्ड ब्लॉक वाले को भी क्यों नहीं बुलाए हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक वाले क्यों नहीं बुलाए? मेरा मसला ये है। तो कौन पूछेगा आपकी बात? और धर्मेंद्र भाई, इस बात को हमेशा दिमाग में हमको रखना चाहिए कि आपने अंत में एक बात कही कि कम से कम सेना के ही तीनों अंगों को बुला लेते। सेना के तीनों अंग और भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र में, वो लगातार निरंतरता के साथ संपर्क में था। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी सूचना समाजवादी पार्टी कार्यालय को इन लोगों ने नहीं दी ऑफिशियली कि हम सेना की बैठक कर रहे हैं। ये हो सकता है ना दी हो, लेकिन वो लगातार संपर्क में थे। और ऐसे अवसरों पर अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक पार्टी ये उम्मीद करे कि उन बैठकों का सिजरा हमको बताया जाए, तो ये तो संवेदनशीलता का उल्लंघन हो जाएगा मित्र। क्यों बताया जाएगा? बताना भी नहीं चाहिए उसमें। अभी नहीं, जब आप दोबारा में आए तब। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और शायद एक बहस में हमारे साथ आप थे, तब मैंने इस बात में, जब आप ये इस बार आप उठाई थी बात कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, तो मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे कि डिप्लोमेसी और संसदीय लोकतंत्र, इन दोनों में ये सामान्य शिष्टाचार है। ठीक, मेरे मित्र, दुश्मनी है लेकिन बोला यही जाता लोकसभा में, राज्यसभा में, मेरे विद्वान मित्र। क्या कचहरी में वकील एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे लर्नेड मित्र। इसलिए इससे बहुत चिंतित ना हो। और ट्रंप की बात, कौन सी बात माननी है और कौन सी स्वीकार नहीं करनी है, यह अधिकार तो भारत के पास रहेगा ना। ट्रंप कोई धार्मिक किताब तो है नहीं कि उनका पूरा ही मानना पड़ेगा। जो बात हमको समझ में आएगी मान लेंगे, नहीं समझ में आएगी फेंक देंगे। अशोक पांडे जी, विपक्ष अभी भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि जो ट्रंप चाचा ने कहा उसका क्या होगा। फिर ये अंताक्षरी कब तक चलेगी? और ना हो तो फिर एक ऑल पार्टी बुला लो, कम से कम ये अंताक्षरी तो खत्म हो। अशोक पांडे जी, वो लोग कह रहे हैं कि हम हारे। जी देखिए, आप बोलिए भैया। भैया देखिए, अशोक जी को कुछ तकनीकी दिक्कत है। अरविंद जी, यही आपसे सवाल मैं ये लाता हूं जो अरविंद जी से, अशोक जी से पूछ रहा था कि आखिर ये अनंत काल तक चलेगा डिस्कशन? इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। नहीं हो रहा तो सरकार ही एक बार ऑल पार्टी बुला के वहीं बता दे। वो कह रहे हम मंच से नहीं, माइक से नहीं सुन पाते, हमें कान बताओ आके। तो कान बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? 10-20 लोगों को बुला लो, चाय नाश्ते का इंतजाम करो, उनको हौले से बता दो कंधे पे हाथ रख के। देखिए अमिताभ जी, सरकार ने 2-2 बार बुलाया भी है और मुझे लगता है आगे भी बुलाएगी। और जब संसद का सत्र आएगा तो सरकार उसमें भी चर्चा करेगी। मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि सेना के तीनों प्रमुखों को बुला के और विपक्ष को बुला के बात करा दी जाए। देखिए, जिसकी सरकार है और जिसको जनादेश मिला है, उस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोई अधिकार नहीं है कि सेना प्रमुख के साथ बैठेंगे, या एनडीए का संयोजक भी नहीं बैठ सकता है। पद और गोपनीयता की शपथ होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अमिताभ जी, आप पुराने और बेहतरीन अनुभव के पत्रकार हैं कि पूरे कैबिनेट को भी चीजें नहीं बताई जाती, वहां पद भी है और गोपनीयता भी है, केवल और केवल सीसीएस को बताई जाती है। कई सारा मामला ऐसा होता है जो केवल प्रधानमंत्री तक को पता होता है। तो ये मनमाने तरीके से ये सब कहना ठीक नहीं है, सोच समझ के बोलना चाहिए। दूसरा, मैं आदरणीय कांग्रेस के नेता विवेक जी बैठे हैं, कई प्रश्न मैंने पूछे, इन्होंने एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया, उल्टा प्रश्न पूछने लगे। मुझे लगता है आप जब प्रश्न पूछते हैं तो दूसरे के प्रश्नों का भी जवाब देना चाहिए। और धर्मेंद्र जी ने कहा कि इतिहास नहीं कुरेदना चाहिए। देखिए, इतिहास बहुत निर्मम होता है। लाखों साल पहले माता सीता का अपहरण रावण ने किया था, उसको हम भुलाए नहीं है, हर दशहरा में उसका पुतला जलाते हैं। और मुझे 30 सेकंड समय दीजिएगा अमिताभ जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत ही एक फेमस ये पुस्तक है, ये मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति में जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो
मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, सबको पढ़ना चाहिए। इसका नाम है जेएफकेज फॉरगॉटन क्राइसिस और इसको लिखा है ब्रूस रिडेल ने, जो CIA में दशकों तक काम किए हैं और बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये लिखते हैं कि नेहरू जी जब प्रथम बार अमेरिका गए थे 1960 में, तो उनसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि चाइना से आपको बहुत खतरा है, सतर्क रहना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा कि चाइना के बारे में आपको जानकारी नहीं है, चाइना हमारा पड़ोसी है, बीच में हिमालय है, हमें कोई खतरा नहीं है, हम रक्षा व्यय अपना नहीं बढ़ाएंगे और चाइना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देना चाहिए। कांग्रेस का रोपा गया बीज है जो भारत आज तक भुगत रहा है। और पीओके क्या है? पटेल के मना करने के बावजूद भी आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। आज जो लड़ाई हो रही है, भुगत रहे हैं, आप राफेल का हिसाब मांग रहे हैं। नेहरू ने वो गलती नहीं की होती तो आज नहीं होता। और एक लाइन में समाप्त करूंगा, एक कहावत है कि माजा मारे गाजी मियां, मार खाए डफाली। नेहरू ने जो अंतर्राष्ट्रीय मसीहा और शांतिदूत बनने के चक्कर में, वाहवाही लूटने के चक्कर में कांग्रेस के उस नेता के द्वारा जो गलतियां हुई है, उसका परिणाम आज भी भारतवर्ष भुगत रहा है। आज भारत जब सही नीति अपना रहा है तो साथ देने के जगह पे आप ठीक है भैया अरविंद जी। अशोक जी, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो फिर एक बार ऑल पार्टी और बुला लो, चाय समोसा वगैरह का इंतजाम करके, और भाई इनको सबको एक बार बताओ। वो कह रहे माइक वाला नहीं मानेंगे, माइक से नहीं सुनेंगे, मंच से, कान बताओगे तो मानेंगे। अशोक पांडे जी पूरी तरह हारे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सीज फायर नहीं अभी हुआ है, बात और खून बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी मान गए कि हम बुरी तरह पराजित हुए हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सेना कह रहा है, लेकिन कांग्रेसी नहीं मानेंगे। कांग्रेसी तो चाहते हैं कि कोई एक खबर आ जाती कि भारत हार गया तो 24 अक्टूबर रोड पर मिठाई बांटने लगते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दादा जो है पीओ को देगा और पोता कहेगा पीओ को लेके आइए। दादा 370 खत्म को लगाता है और फिर ये कहते उसे हटा के दिखाइए। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा कहना है कि इन्होंने तो सेना का मजाक उड़ाया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सीधे ले जाके एक प्लास्टिक की जहाज बना के नींबू और मिर्चा दिखा के भारतीय सेना का मजाक उड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसी जहाज ने रात को जाके पाकिस्तान के जहाज को मारा, वापस आ गए। मेरा कहना है कोई नींबू मिर्चा कांग्रेस के दफ्तर पर टांग दो, मित्र कांग्रेस के दफ्तर पर टांग दो, कम से कम कोई बोहनी तो हो। वहां जी विवेक नारायण जी वो कह रहे हैं कि नींबू मिर्चा राफेल पर नहीं, कांग्रेस को अपने दफ्तर पर टांग लेना चाहिए, कुछ बोनी हो, कुछ अच्छे देना है। विवेक जी। अमिताभ जी देखिए, हम लोग डिबेट में बैठे हैं और वो बात होनी चाहिए जो आम लोगों के समझ में आए। ये तथ्यों आंकड़ों की बात तो बहुत हमारे अरविंद सिंह जी ने करी, पांडे जी ने करी, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस प्रधानमंत्री जी अमेरिका बार बार झूठ बोल रहा है, आप कह रहे खारिज कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि हमारे इतने महान देश को पाकिस्तान सरीखे जरा से देश के बराबर क्यों ट्रंप रख रहे हैं? आप सोचिए, ये एक बार कहा उन्होंने, या उन्होंने देश को बताया कि सीज फायर किन शर्तों पे हुआ? आप खाली चुनावी रैली में कहते हो पार्लियामेंट्री सेशन आप बुलाएंगे नहीं, आप विपक्ष का जवाब देंगे नहीं, रैलियों में जनता को आप गुमराह करते हैं कि सीज फायर हमने कर दिया। अरे सेना का आपने मान रखा, किससे पूछा आपने सीज फायर के लिए? आपने किससे पूछ के सीज फायर कर दिया? आपने पाकिस्तान के कहने पे किया? हम आप ही की बात मान रहे हैं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, आपने कहना मान लिया। पूछेगा कितनी बड़ी एक मजाक की बात कर रहे हैं। गुड्डू पप्पू से पूछेगा। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, फौजी ड्रेस पहन के फोटो खिंचा रहे हैं और तो सेना की फोटो नहीं, आप भी यात्रा निकालो। आप करने गए थे। तो आज इन तथ्यों की बात करके आप सीधी बात करिए, बिल्कुल सीधी बात कि आपने सीज फायर किया, आप उसके गिड़गिड़ाने पे क्यों आ गए? आपने क्यों जनता सेना का मान नहीं देखा? क्यों 26 उनका नहीं देखा आपने? नारियों का जिनका सिंदूर चला गया, आपने क्यों नहीं उसको किया? आप क्यों मान गए?
आज देश इसका जवाब चाहता है। आज ये दीपा पोती की आपने 26/11 में क्या देखा था जब हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे बॉम्बे अटैक, आपको याद है या नहीं याद है? 4 आतंकवादी जिन्होंने इतना बड़ा हादसा किया, गजब का उसके तर्क लिए देते विदेश हैं मंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि ये 4 आतंकवादी को अभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, तो जयशंकर प्रसाद जी बोले कि हमने उनको पहचान लिया है। अरे पहचान के आप क्या करेंगे? इतने दिन हो गए, अभी तक उन 4 आतंकवादी कहाँ गए, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है विवेक भाई, मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना है, धर्मेंद्र जी के पास। ठीक है विवेक भाई, ठीक है धर्मेंद्र भाई, विवेक भाई रुकिए। कांग्रेस का तेवर, ये अंदाज, ये सवाल, रुक जाओ विवेक भाई, ये तीखापन 26/11 में पता नहीं कहां संदूक में तलहटी में अंदर चला गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा देते। वे अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि अभी बदला नहीं हुआ है पहलगांव का, और रक्त होना चाहिए। ठीक है, मैं समर्थन में हूं। 26/11 में क्या चींटी मरी थी? नहीं ना, चींटी मरी थी कि मच्छर मरे थे? धुआं धुआं कर देना चाहिए था, इस्लामाबाद उड़ा देना चाहिए था। और मनमोहन सिंह जी तो वहीं के थे, वहां जाते और झंडा फहराते, कहते आज से पाकिस्तान भी हमने अपना कर लिया, डोंट वरी, लड्डू बांटो। तब तो ये कहा कि भाई टाइपिस्ट को बुलाओ, चिट्ठी लिखवाएंगे 4-6 कड़ी निंदा करते हुए, क्या, और डोजियर बनाएंगे। तब तो डोजियर बना रहे थे। अरे तभी कर देते तो ये नौबती नहीं आती भैया। वीरता की बात के लिए, वर्तमान में वीरता की बात करें तो अतीत भी हमारा वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात स्वीकार्य होगी। ये बात मैं विवेक जी बहुत विनम्रता से कहूंगा। धर्मेंद्र जी, ये अंताक्षरी आखिर कब तक चलेगी? हम माने या ना माने, हम एक रुक जाओ, सवाल तो पूछ, हम माने या ना माने, मन करे या ना करे, फिर भी हर देश में उसकी सरकार के कथन को ही स्वीकार करना होगा ऐसे संवेदनशील मसलों पर। इसकी जानकारी कोई आरटीआई से तो मिलती नहीं, सेना के मूवमेंट की, कि हम आरटीआई से ले लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। और बंजर भूमि विकास के मंत्री को भी नहीं बताया जाता कि सेना क्या ऑपरेशन करने जा रही है। जिस मंत्री का भी लेना देना नहीं होता है, उसको भी उस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। और यहां मांग की जा रही है कि सब चीज चौराहे पर रखो, बोले सारे कागज पत्तर लेके आओ यहां बाहर नुक्कड़ पे, और यहां बैठेंगे। ऐसा तो नहीं होता धर्मेंद्र जी, कहीं भी दुनिया किसी मुल्क में नहीं होता ऐसा। धर्मेंद्र जी, हम क्या कह रहे हैं, हाँ जी, जब घटना हुई और उसके बाद लगातार टीवी चैनलों पर आप लोगों ने ही दिखाया कि ये बैठक हो रही, फलाने पहुंचे, धमाके पहुंचे, ये फैसला हो गया, वो फैसला हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं था। न कोई देश से पूछ रहा था, देश केवल चाहता था कि सरकार बदला ले, सरकार जो उचित लगे वो कार्रवाई करे। लेकिन आप लोग चला रहे थे। जब ये सीज फायर की घटना हुई तो कम से कम पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, एक आया होता कि इस तरह का रिक्वेस्ट आया और हमने 5 लोगों ने तय किया ये सही है, वो अलग बात है। अरविंद जी पता नहीं कहां से सुन रहे थे, पता नहीं मेरी बात सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए, उन्होंने कह दिया विपक्ष के नेताओं के साथ, सेना प्रमुखों के साथ। मैंने साहब कभी नहीं कहा विपक्ष के नेताओं सेना प्रमुखों को, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जो या कमांडर जो चीफ इन चीफ है उनके साथ बैठक कर लेते, या किए होते बता देते कि हाँ हमने कर ली। विपक्ष के नेताओं को किसको बताएं, बैठक करें फिर आपको बताएं, ऐसा क्यों है? नहीं, अरे ये गोपनीय बैठक होती है, क्यों बताएं? अरे अमिताभ जी, लोकतंत्र में हम भी हिस्सा है, विपक्ष में हाथ सुन गए, हमारी भी जिम्मेदारी है। कैसी बात आप करते हैं, क्यों बताएं? अरे इस देश के हम भी उतने बड़े तो मामला बताया जाना चाहिए, वो आपको थोड़ी बता दी जाएगी। वहाँ पे पद और गोपनीयता का भी मामला होता है, वहाँ सैन्य सुरक्षा का भी मामला होता है। हर जानकारी धर्मेंद्र जी आपको नहीं परोसी जा सकती है, हर जानकारी नहीं परोसी। क्या तर्क दे रहे हैं आप? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आप किस तरह का तर्क दे रहे हैं धर्मेंद्र जी? अरे पहली बात सुन लीजिए, आप हमारी सुन लीजिए तब बोलिएगा। आपको बड़ी चिंता है ब्रूस ली की किताब पढ़ने की। अरे सैकड़ों किताबें हिंदुस्तान लेखनों को लगी, वो नहीं मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं साहब जो लिखे हैं किताब, किस देश के हैं? इनकी किताब का तो आपको बड़ा विश्वास, उन्होंने जो लिख दिया। ये उसी देश के हैं जिस नेता के बात को आप प्रमाणिक मान रहे हैं, ये उसी देश के हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष को आप प्रमाणिकता से मान रहे हैं, और उन्होंने फैक्ट और फिगर और तथ्यों के साथ लिखा है। सुन लीजिए,
अभी अरविंद जी को जरा बताइएगा, इतने पढ़े लिखे विद्वान राजनीतिक विश्लेषक है यहाँ, ये वही अमेरिका है, अमेरिका की पॉलिसी जो प्रो पाकिस्तान रही है, सदियों से हमारे खिलाफ पीएनएस गाजी का मलबा मांगने हमसे चले आए थे, 71 पाकिस्तान में मैं अमेरिका का पक्षधर नहीं हूँ, मैं फैक्ट रख रहा था धर्मेंद्र जी, मैं फैक्ट रख रहा था। वो एक रिसर्च बुक है, वो एक रिसर्च बुक है, मैं उसको कोट कर रहा था, रेफरेंस दे रहा था। मैं अमेरिका और किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं भारत का पक्षधर हूँ और मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। पढ़ के आपको गवर्नमेंट दीजिए ना। दूसरी बात मैं कह रहा था सर, तो डिप्लोमेसी किसको इजाजत देती है कि जाके विदेश में प्रचार करिए? अरे साहब, ट्रंप ने बोला एक बार, जैसे हम जयशंकर की बात कह रहे हैं, जयशंकर जी ने कहा नहीं वो गलत तथ्य था, हमने पहले नहीं बताया, पूरा देश मान रहा, मैं मान रहा हूं व्यक्तिगत रूप से। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते थे कि मेरी भूल थी कि मैं उस ट्रंप के लिए प्रचार करने गया? पूरा देश मान लेता, खाओ झूठा है। प्रधानमंत्री ने कब ट्रंप के लिए प्रचार किया? कब किया धर्मेंद्र जी? भारत के प्रधानमंत्री ने कब किया? एक लाइटर वे में उन्होंने बोला था, लाइटर वे में बोला था कि अब यहाँ भी लोग कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, इसको प्रचार मानेंगे क्या? लाइटर वे में कही गई बात को आप भारत को नीचे क्यों करते हैं बार बार? भारत का प्रधानमंत्री कभी किसी देश में जाके दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का प्रचार नहीं करता है। अरे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। कमजोर है, अगर भाजपा की खाली भाजपा, नहीं, मैं मानता हूँ आपके पास ज्ञान है और भरपूर ज्ञान है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ। भारत का प्रधानमंत्री ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता है। मैं उस भाषण को भी सुना हूँ जब नरेंद्र मोदी जी ने लाइटर वे में कहा था। लाइटर वे के बाद को क्या आप ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाके वहां के चुनाव में हस्तक्षेप किया? मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया? को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। भाई आपको एतराज है कि अब आप विवेक जी अब नहीं आएंगे, अभी आपको एतराज है कि इनने ट्रंप का प्रचार किया? समाजवादी पार्टी अब की अमेरिका में चुनाव वो दूसरे का कर ले, मन में ना रखो, हौसले के साथ पूरे करो अरमान। कांग्रेस भी जाए, ममता जी की पार्टी को भी ले जाओ, तेजस्वी जी को भी ले जाओ, सबसे अमेरिका में प्रचार कराओ। कौन पुलिस पकड़ रही है यार? वीजा होना चाहिए, फिर चाहे वहां जाके चाहिए करो, कोई समस्या नहीं इतनी बड़ी, सब लोग जाओ। मूल विषय क्या कि लोकतंत्र है। अगर हमको ट्रंप पर, अशोक भाई आपके पास आ रहा हूं, अगर हमको ट्रंप पर इतना ही भरोसा है तो लोकतंत्र में तो एक ही इम्तिहान होता है, उसी से मार्क्स से तय होती सारी हैसियत, बाकी तो फिर जुबानी जमा खर्च है। चुनाव में ट्रंप को भी मुद्दा बना के उतार लेना कि चाचा ने ये कही थी और मोदी ने ये कही, जनता फैसला कर देगी। लेकिन फिर जब जनता फैसला कर दे तो थेतराई ना करना, फिर मान लेना भैया, ना इधर वाले ना उधर वाले, फिर थेतराई अलाउ नहीं होगी। एक पोस्टर ट्रंप का भी बनवा लेना चुनाव में, कहना मोदी कह रहे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, ट्रंप कह रहे कि नहीं हमने दोनों से कराया। एटा का आदमी, इटावा का आदमी, गंज डुंडवारा का आदमी, फरुखाबाद का, खिमसेपुर का, बेबर का, मऊरानीपुर का, पटरौना का, कुशीनगर का फैसला करके बता देगा। फिर उसको तो सबको मानना पड़ेगा ना, उसके बाद तो फिर थेतराई नहीं चलेगी। हमने क्या माना, सपा ने क्या माना, छोटी चीज है, जनता ने क्या माना ये बड़ी चीज है। जनता के बीच में ट्रंप चाचा को भी उतार देंगे। अशोक पांडे जी, मुझे लग रहा है ट्रंप का भूत आपके पीछे पड़ गया, नहीं? देखिए, आपको बता दें कि इस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना को महान कहते हैं, आपने देखा ही है। जिस जिन्ना के चलते भारत पाकिस्तान से कई लाखों के हाथ कटे हुए, सर कटे हुए आए, अखिलेश यादव जी को महान नजर आने लगे। इनके चाचा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, सेनाध्यक्ष जो लड़की थी, 2 लड़कियां थी, एक को उन्होंने कह दिया कि वो जाटो समाज की जाटो है, फलाना है, जबकि जिस समय पूरा देश इन दोनों बेटियों के साथ खड़ा था ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे थे। अशोक जी, कहना है हम प्रकाश डाल दे, अब की बार ट्रंप सरकार किसने नारा लगाया था? मेरा अब की बार ट्रंप सरकार तो किसने नारा लगाया था कि औरंगजेब महान थे? किसने कहा कि राणा सांगा देशद्रोही थे? किसने कहा था राणा सांगा देशद्रोही थे? इनका इतिहास ज्ञान अखिलेश यादव का इस समय इतना ज्यादा तगड़ा हो गया
कि वो तो औरंगजेब को महान कह रहे हैं, महान गांधीवादी विचारक औरंगजेब जी, उनके पिताजी भी राम भक्तों के हत्यारे महान गांधीवादी विचारक मुलायम सिंह जी। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जो कहता है वही सत्य है, सेनाध्यक्ष जो कहता है वही सत्य है। और मेरा कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी से सीखो, जब 71 में वो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा था नेता विपक्षी नेता के रूप में। आज ये लोग कहते हैं, मुझे तो लगता है कि हर जहाज में एक कांग्रेसी को बैठा के भेजा जाए ताकि वो लाश गिनने का काम करें। जब तक लाश 24 अकबर रोड पे नहीं रखी जाएगी, राहुल भैया नहीं गिन लेंगे, तब तक नहीं माना जाएगा कि भारत जीता है। मेरा कहना है इस तरह का विपक्ष लानत है, शर्म आती है इस देश के विपक्ष पर, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं लोग। ठीक बात है। भारत ने 48, 65 और 71 और कारगिल चारों के परिणाम अलग अलग रहे हैं, मैं उनकी विवेचना में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत ने चारों युद्ध के बाद जय हिंद बोला और कहा कि हमारी सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया। इस बात पर भी उस वक्त चर्चा नहीं हुई, अब हो रही है। उस वक्त चर्चा नहीं हुई कि हमने जो कुछ जीता वो गंवा दिया। हम सुलह की विवेक भाई, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे। विवेक जी उधर बात ना करो, इधर सुन लो। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। क्या ये सच है? फिर भी देश ने उफ नहीं किया, क्योंकि भारत को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। हम कहां कहां भटक रहे हैं, हम ट्रंप का आस्तीन पकड़ के घूम रहे हैं, ट्रंप की उंगली पकड़ के भारत में राजनीति करेंगे। हम युद्ध के समय इस बात को जोर दे रहे हैं बार बार कि नहीं, हम ये पूछेंगे कितने राफेल गिरे, ये बताओ हमको पहले। आपको राफेल का मलबा दिखाएं, आप उसका एल्युमिनियम का कुछ काम करेंगे क्या? उससे क्या करेंगे? दोनों चले गए? नहीं, अभी नहीं भैया। एक अमेरिका की बड़ी बात हो रही है और चाचा ट्रंप को कहा जा रहा है कि हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के बाद चाचा ट्रंप। हमारा पूरा विपक्षी कुनबा ये कह रहा है। विवेक भाई, अब रुक जाओ, आप तो जानते हो मेरी बहस का फॉर्मेट है। आपने को अवसर दिया, आपने अच्छी अच्छी बातें कह दी, अब हर वक्त तो संभव नहीं, तब तो बहस ही डिटेल हो जाएगी। मैं एक बात याद दिलाता हूं, इसी अमेरिका में, ये सपा को भी सुनना चाहिए, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी और हम देश को भी, इसी अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया एबटाबाद में, पाकिस्तान के को बिना वो किए। जब ऑपरेशन हो गया तो पाकिस्तान को ऑफिशियल कम्युनिकेशन गया, वो जाता है। ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, बोलो झोंक दिए फायर, हम किसी को नहीं बताए, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं से बंधे, आपको सूचना देनी पड़ेगी। इसलिए उसमें भी उत्तेजित मत हुआ करो कोई, ये व्यवस्थाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बंधे हैं पूरी दुनिया। तो अमेरिका ने भी सूचना दी कि भाई हमने तुम्हारे यहां 3-5 कर दिया। बाद में पाकिस्तान हल्ला गुल्ला मचाया, वो ओसामा को मार के उठा ले गए, ऐसा अमेरिकन कहते हैं, और हमने महासागर में फेंक दिया ऊपर से बोरा बांध के, पत्थर बांध के। अमेरिका में, मैं तो अमेरिका गया नहीं इसलिए ज्यादा जानता नहीं, लेकिन जितनी बुद्धि है उस हिसाब से कहते हैं अमेरिका में जो कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाजवादी टाइप की जो पार्टियां रही होंगी, विपक्षी रही तो होंगी ओबामा के समय भी, उनमें से किसी वक्ता प्रवक्ता और नेता ने कहा हम नहीं मानते, चल झुट्टे हैं, हमें ओबामा की लाश दिखा तू पहले। किसी ने नहीं कहा। अब नहीं आ पाएंगे धर्मेंद्र जी, क्या किसी ने नहीं कहा? ये सलीका वहां है। किसी ने नहीं कहा ओबामा से कि चल झुट्टे। पाकिस्तान तो कह रहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम तब मानेंगे जब हमको मरा हुआ ओबामा दिखाओ। नहीं कहा ना, नहीं वो आतंकी बिन लादेन, माफ करिएगा, बिन लादेन दिखाओ। किसी ने नहीं कहा ओबामा से। और अगर हमारे यहां ऐसा ऑपरेशन हो जाए
हुआ था एक बार ऑपरेशन एयर स्ट्राइक, उस वही वैसी चीज थी क्या? तो हम लोगों ने क्या कहा था विवेक जी, हमारे यहां क्या कहा गया था? फोटो लाओ, वीडियो दिखाओ, मरे हुओं की संख्या बताओ, उनका आधार कार्ड दिखाओ। गजब बात है। हम चाचा ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में यह कल्चर भी है। पूरा देश एक स्वर में खड़ा हुआ बिन लादेन के मृत्यु पर। किसी ने बराक ओबामा के कथन पर अविश्वास नहीं जताया। 4 लाइनें तो बराक ओबामा ने विश्व के नाम जारी की थी। मुझे लग रहा हमारे यहां जैसी राजनीति होती तो वहां लोग ओबामा को भी घेर लेते, कहते भाई तेरी बात कैसे मान ले, ब्लैक कांग्रेस कमेटी तो दूसरी बात कह रही है, तुम्हारी कैसे मान लेंगे? और सेवा दल वाले दूसरा सबूत लाए। नहीं ऐसा होना चाहिए। ओबामा ने कहा, अमेरिकी राष्ट्र ने विश्वास किया। मोदी कह रहे हैं भारत को विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था ही नहीं है लोकतंत्र में। और अगर नहीं विश्वास है तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि पाकिस्तान में जाके इसकी खोजबीन करेंगे। ऐसा तो संभव उचित नहीं रहेगा। एक ही तरीका है, भारत में वोट होने दीजिए विवेक भाई, जनता के सामने ये सब बातें रखिएगा, जनता फैसला कर देगी। और मुझे लगता है जनता का फैसला भाजपा को भी स्वीकार करना होगा, चाहे या ना चाहे। कांग्रेस को भी स्वीकार करना होगा, चाहे या ना चाहे। जनता का निर्णय वैकल्पिक तो होता नहीं कि हम मानेंगे कि नहीं, वो तो अंतिम होता है। चाचा ट्रंप का भी फोटो उतार देंगे इस बार मुकदमे में, जनता की अदालत में। जनता फैसला कर देगी। और भारत की जनता पर तो हम सबको विश्वास है ना, नेताओं पर ना सही या दूसरे पार्टी के, जनता पर है। निश्चिंत रहिए, जनता इसका निर्णय करेगी। चुनाव तो भारत में हमेशा चलते रहते हैं। अभी इसी साल के भीतर बिहार में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, फिर 27 में यूपी का चुनाव है। ये विषय रहेगा, वहां फैसला हो जाएगा। और इतनी दूर नहीं जाने का है तो भी संसद का सत्र भी आएगा ना। संसद अनिश्चित काल के लिए तो बंद हो नहीं गई, सत्र आएगा, वहां सरकार भी होगी, विपक्ष भी होगा। आपको सवाल पूछने की वहां पूरी स्वतंत्रता होगी और सरकार को उत्तर देने की स्वतंत्रता हासिल होगी। क्या हम संसद के सत्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? यह विषय नाजुक है, संवेदनशील है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली चीज लागू होती है। सारी चीजें सामरिक अभियानों की कभी चौराहे पर नहीं रखी गई। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए मित्र, कभी नहीं रखी गई, किसी देश में नहीं रखी गई। जिसे हम लोग मांग कर देते हैं उत्तेजना में कि किसने कहा, किसने बोला, उसके कागज कहां है, कौन सी मीटिंग हुई, बताओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। युद्धक कार्रवाइयों से जुड़ी मीटिंगों का कभी मिनट्स बाहर नहीं आए। चाइना के भी नहीं आए थे जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान से हुई 3 बार, तब भी नहीं आए। आना भी नहीं चाहिए। कुछ फैसले गोपनीय ही अच्छे लगते हैं। हम परिणाम पर बहस करें, प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन हो जाता है कई बार। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या
स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।